लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था ऑनलाइन सोर्सिंग आपने किस तरह करनी है। आप बैठे हुए हैं गुजरांवाला में, जड़ांवाला में, सरगोदा में, चनियोट में या लाड़काना में। तो वहाँ पे तो बाहर से प्रोडक्ट नहीं आती, बड़े सप्लायर नहीं होते, डीलर नहीं होते, होलसेलर नहीं होते। तो किस तरह हम उन मार्केट्स को एक्सेस कर लें, कैसे प्रोडक्ट बाई कर लें। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ। उसमें यह था कि हमने ऑनलाइन किस तरह से घर बैठे बैठे सोर्सिंग कर लेनी है। तो आपने जाना है फेसबुक पे, वहाँ पे सप्लायर्स पाकिस्तान, डीलर्स पाकिस्तान, होलसेलर्स के नाम से, दराज सप्लायर्स के नाम से आपने कीवर्ड सर्च करने हैं। जितने भी रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे उन सबको आपने कांटेक्ट करना है और उनके ग्रुप ज्वाइन करने हैं। और वहाँ से जो डीलर्स वगैरह हैं उनसे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के रेट पूछने हैं। तरीका आपको बताया हुआ था कैसे रेट पूछने हैं, कितना एमओक्यू बताना है, किस तरह से नेगोशिएशन करनी है, कितने परसेंट तक करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप में से कितने लोगों ने कम से कम कितने या ओवरऑल कितने सप्लायर्स से या डीलर से कांटेक्ट किया है, कितने ग्रुप्स को ज्वाइन किया है। जल्दी से बता दें। 8। जबरदस्त। मुबीन ने 5 को किया है, अब्दुल मतीन ने 8 को किया है। ये तो बहुत ही थोड़ी सी फिगर है। देखो, जब आप फेसबुक पे जाके ये लिख देते हो ना कि होलसेलर्स पाकिस्तान, दराज सप्लायर्स, प्रोडक्ट डीलर्स, इस तरह की चीजें, तो वहां तो 50 ग्रुप आ जाते हैं। और आपने उनमें से वो थोड़े से ग्रुप ज्वाइन किए हैं। अगर आपने 5-7 ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, उनमें से 2-3 ग्रुप्स में आपको कुछ अच्छी चीजें मिल रही होंगी, तो आपको क्या मिलेगा? मतलब इतनी छोटे से लोगों में आप कुछ अच्छे लोग नहीं गेट कर सकते? कुछ रिप्लाई भी नहीं करते। वो रिप्लाई क्यों करेंगे आपको? आप सही तरीके से उनके पास जाएंगे तो रिप्लाई करेंगे ना। कितने लोगों को आपने कांटेक्ट किया है जिनमें से रिप्लाई नहीं करते? अगर आप 100 लोगों को कांटेक्ट करते, फेसबुक पे 100 ग्रुप ढूंढते, 100 बंदे ढूंढते, उनको कांटेक्ट करते, उनसे पूछते, तो उनमें से कम 20 तो रिप्लाई करते। 20 तो वो होते जो आपके साथ अच्छे तरीके से बात करते। फिर तो मसला ही खत्म हो जाता। अब 20 लोग होते आपके पास, आप एक मालदार आदमी बन जाते सोर्सिंग के। लेकिन मसला ये है कि आपने टोटल 10 लोगों को कांटेक्ट किया है। उनमें से 4-5 लोग जवाब जवाब देंगे, एक दो बंदा अच्छे तरीके से जवाब दे देगा और कहानी खत्म हो जाएगी। आपको ये चाहिए था। जब हमने लास्ट सेशन में ऑनलाइन सोर्सिंग के सारे पार्ट्स को कवर कर लिया, तो अब आप पे ये फर्ज था कि आप मैक्सिमम लेवल पे लोगों को जाके अप्रोच करते, ग्रुप ज्वाइन करते। आपने प्रोडक्ट हंटिंग की हुई है, माशाल्लाह आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स का डाटा है। आप वो सारी प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट एक ग्रुप में अपलोड कर दी और वहां पे पूछ लिया कि इसके जो भी डीलर है, सप्लायर है, वो काइंडली कॉन्टेक्ट करें। या फिर आप वहाँ पे ये पूछ सकते थे कि ये प्राइस कितनी प्राइस में अवेलेबल है, मेरा एमओक्यू 500 है, 1000 है, मुझे ये अर्जेंटली चाहिए। और दूसरे ग्रुप में दूसरी प्रोडक्ट को अपलोड करते। कोई 10-20 ग्रुप्स में आप लोग एक साथ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को अपलोड कर रहे होते। वहाँ आपको रिप्लाई भी मिलता, कुछ लोग टैग भी कर रहे होते डीलर्स को, सप्लायर्स को। कुछ लोग आपके इनबॉक्स में आ जाते। अब नेक्स्ट काम क्या था? जो लोग आपके पास आ गए या जिनको टैग किया गया या जिन्होंने कमेंट किया, उनसे आपने बातचीत करनी थी। उनको आप मैसेंजर पे बातचीत करें। जब वो मैसेंजर पे आ जाएंगे, तो वहाँ आप उनको बताएं कि भाई मैं तो बड़े सप्लायर्स के साथ काम करता हूँ, ये प्रोडक्ट तो मुझे कहीं मिल ही नहीं रही, शॉर्ट है सबके पास। सबके पास थोड़े थोड़े यूनिट पड़े हैं, मैं वो लेके क्या करूँ? इस तरह से आपने बात बताई। आपने कहना है मेरे लेवल का कोई हो, जितना मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जितना मैं बेच रहा हूँ डेली बेसिस पे, तो उस हिसाब से मुझे ये यूनिट चाहिए। 500 यूनिट है, 1000 यूनिट है तुम्हारे पास, टोटल कितना माल पड़ा हुआ है ये बताओ। ऐसे पूछना है आप। फिर वो बंदा भी सोचेगा कि क्या महान हस्ती है, बहुत बड़ा कारोबारी बंदा मेरे हाथ लग गया है। फिर आपने कहे यार मुश्किल है, फेसबुक पे मैं किस किस को रिप्लाई दूं, बड़े मैसेज होते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, काइंडली व्हाट्सएप पे आ जाए, उसको व्हाट्सएप पे लें। अगर आपने 150 बंदों को इस तरह से कांटेक्ट किया होता, उनमें से कोई 10-20 बंदे घूम घमा के आपकी कहानियां सुन के व्हाट्सएप पे आ चुके हो। जो बंदा व्हाट्सएप पे आ गया, फिर आपने उसको कहना है कि मुझे आप अपने प्रोडक्ट के ग्रुप में ऐड कर दें। नॉर्मली इन सब लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाए होते हैं जहाँ पे वो डेली बेसिस पे
प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं, उनकी प्राइस भी बताते हैं कि ये इतने की अवेलेबल है, तो आप लोगों के पास एक अच्छा खासा डाटा जमा हो जाता है। और फर्दर आपने जब भी कोई प्रोडक्ट सोर्स करनी होती, वहां से आपकी प्रोडक्ट हंटिंग भी हो रही होती, सोर्सिंग भी हो रही होती, एनालिसिस और कंपैरिजन भी हो जाता डिफरेंट सप्लायर्स की प्राइस के अंदर। तो ये था एक जबरदस्त तरीका। अब चलें, ये काम तो नहीं किया, आज आप लोगों ने करना है लाजमी तौर पे, और फिर देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। हमारा नेक्स्ट स्टेप है फिजिकल सोर्सिंग। अल्लाह के फजलो करम से हम सब लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं, और ऑनलाइन बैठ के हम फिजिकल सोर्सिंग करेंगे। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है सबको? कोई मसला तो नहीं? ओके ओके, ठीक है। तो हमने फिजिकल सोर्सिंग किस तरह से करनी है, आज का सेशन हमारा इस टॉपिक के मुतालिक है। फिजिकली आप कराची में सोर्स कर रहे हैं, लाहौर में कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत कम चांस हैं कि पाकिस्तान में कहीं से भी सोर्सिंग हो। लेकिन जो कि बाहर से कंटेनर वगैरह आते हैं, कोई रफ माल भी आता है, तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, या कोई और सबब ऐसा लग सकता है, या लोकली मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि बहुत अच्छी हों, तो उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात यह है कि जब आप फिजिकल मार्केट के अंदर चले जाते हैं, सबसे पहले आपने जो काम करना है ना, वो अपना कॉन्फिडेंस कोई सातवें आसमान के ऊपर लेके जाना है। आपने अपने आप को इस तरह से शो करना है कि आप ही दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी हैं, आप ही बिल गेट्स हैं, आप ही एलन मस्क हैं, और सब कुछ आप हैं। और आज आपने पूरा पूरा शहर खरीद लेना, ठीक है। और इसके साथ अपने चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लानी है। दुकान के अंदर जब भी आप दाखिल होंगे ना पहली बार, अब दुकान वाले को भी नहीं पता कि आप कौन सी हस्ती हैं, कि आपने ऑनलाइन कोर्स किया हुआ है और वो देख के पहली बार मार्केट में है, दुकान वाले को तो नहीं पता ना। वो भी आपको पहली बार देख, अब दुकान वाला भी आपको मुस्कुरा के अच्छे तरीके से सलाम करेगा, जवाब देगा, और फिर आपसे पूछेगा क्या चाहिए। आपको 2-3 प्रोडक्ट्स का पता है, और आपको कुछ प्रोडक्ट्स का नहीं भी पता, जो कि आपने वहीं पे जाके देखना है उनको। तो आप मार्केट में जाएँगे ना जब पहली दुकान पे, आपने ये करना है, आपने उसको तारुफ़ करवाना है। आपने कहना है कि फ़र्ज़ करो आप हो फैसलाबाद से, तो फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, और इसके आस-पास बहुत सारी छोटी तहसील हैं या छोटे-छोटे कस्बे हैं, तो आपको उनको के जंग में, तनेओट में और जड़ावाला में मैं माल सप्लाई करता हूँ। मेरी डीलरशिप है काफ़ी सारी चीज़ों की, कुछ चाइना से भी मँगवा लेता हूँ। तो मुझे कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए थे यूनिक से, आप मुझे ज़रा चेक करवाएँ कि आपके पास कौन-कौन सा माल पड़ा हुआ है। इस तरह से आपने बात करनी, ठीक है? फिर वो कहेगा अच्छा हमारे पास ये, आपको कौन-सी कैटेगरी चाहिए, आपको क्या चाहिए? तो आपको मुझे हर वो चीज़ चाहिए जो न्यू है मार्केट में और यूनिक फैक्टर है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बतानी, उसके कहना है हर नई चीज़ चाहिए, ठीक है? जो मार्केट में न्यू आई है बस वो मुझे दिखा दो, और मैं बल्क में खरीदना चाहता हूँ। और मुझे आप बताओ कि आप के पास आप किस तरह कार्टन के हिसाब से देते हो, या क्या आपका है, या 100 पीस कम से कम या 1000 पीस देते हो, क्या सीन है? इससे ये होगा कि वो बंदा समझेगा कि ये बंदा जो आया है, ये हस्ती जो मेरे पास आई है आज, मुबारक हस्ती, ये कोई बल्क में लेने वाली मखलूक है। तो फिर आप जो चीज़ों को देख रहे होंगे ना, वो आपने ऐसे होंठों की तरह नहीं देखना कि ज़िंदगी में पहली बार ही कोई चीज़ देखी है। बेशक आपने पहली बार देखी, बेशक कोई चीज़ आपको कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी लगे, फिर भी आपने ऐसा शो नहीं करना। आपने एक चीज़ को देखना है और डीपली एनालिसिस नहीं करना उसका, उस बंदे के साथ। आपने ऐसे ही देखना है, बस ठीक है, देखने में अच्छी लग रही है, इनका क्या रेट है, कितने का कार्टन बनता है? उससे 1 पीस का तो आपने पूछना ही नहीं है, ठीक है? वो 1 पीस का आपको खुद ही रेट बता रहा होगा कि इसका 1 यूनिट इतना है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं कि 1 कार्टन का कितना रेट। फिर आप पूछना कार्टन में कितने यूनिट्स होते हैं, सही है? तो इस तरह से आपने चीज़ों को आगे लेके चलना। अब आपने इतना काम कर लिया ना, फिर आप उसे कहें दुकानदार को कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा माल रखा हुआ है, आपकी दुकान तो भरी हुई है, मुझे लगता है यहाँ से मेरे मतलब की सारी चीज़ें मिल जाएँगी। आप ऐसा करें, अपना कार्ड दे दो। आपने उस बंदे से कार्ड ले लेना है, उसका विज़िटिंग कार्ड जो होता है, तो विज़िटिंग कार्ड ले लें, फिर आप उसे कहें कि मैं बस मार्केट का एक राउंड करता हूँ, तो फिर आता हूँ आपके पास, इंशाल्लाह डील करते हैं, एक अच्छी-सी डील बनाते हैं। अच्छा, इस सिनेरियो के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है?
आप अगर उस दुकानदार को कहें ना कि आप मेरा नंबर लिख लें और मुझे छोटी सी मिस बेल दे दें ताकि मैं भी आपका नंबर लिख लूं और कहीं मैं इधर उधर मार्केट में चला गया तो आपके पास वापस आ जाऊं, वो दुकानदार खुद आपका नंबर सेव करेगा और आपको व्हाट्सएप पे मैसेज या उसको मिस कॉल भी कर देगा। अब क्योंकि आपने अपने आप को शो ही इस तरह से किया है कि वो मजबूर है, आप जो कहेंगे वो आराम से करता है। ठीक है, तो उसने आपका नंबर सेव कर लिया अल्लाह के फजलो करम से, और आपको उसने कॉल भी कर दी, आपने भी सेव कर लिया। अब नेक्स्ट काम ये है, जब आप उससे कार्ड ले लेंगे ना उसका, तो बाज़ बात ये होता है कि विजिटिंग कार्ड की बैक साइड बिल्कुल खाली होती है। आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, दुकान से बाहर आए, दुकान के अंदर ये काम नहीं करना। ठीक है, दुकान से बाहर आ जाएँ और उस दुकान वाले के पीछे उस दुकान में जिस कैटेगरी का माल पड़ा हुआ है वो लिख लें। ठीक है, बहुत आसान काम है। कार्ड के पीछे आपने किस कैटेगरी का माल पड़ा हुआ है उसको लिख लेना है, और कितना एमओक्यू नॉर्मली उसके पास होता है वो लिख देना है। अब आपको थोड़ा-सा तो आइडिया है कि ऑनलाइन आपने ग्रुप्स में भी सर्च किया हुआ है, सप्लायर से भी कॉन्टैक्ट किया है, ऑनलाइन सोर्सिंग की है कि इस प्रोडक्ट की कितनी की एवरेजली प्राइस हो सकती है। सर हर प्रोडक्ट का तो नहीं पता होगा आपको जो दुकान में पड़ी, लेकिन 1-2 का पता भी होगा, तो उसका तो आपने लाज़मी पूछना। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट के हिसाब से ये बहुत महँगा है, बहुत सस्ता है या फिर एवरेज है। ये भी लिख लेना है। इसके साथ आपने लिखना है कि दुकानदार का बिहेवियर कैसा है। कोई ज़्यादा खुश अखलाक था या आपने 2-4 चीज़ें पूछी हैं तो थोड़ा तंग आने वाला है या किस तरह का है, तो वो चीज़ भी लिख लेनी है। ठीक है? कुछ हँसमुख होते हैं और कुछ जो है वो सड़ियल टाइप होते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, ये भी लिख लेना। अगर आप कार्ड पे नहीं लिख सकते या उसके पास कार्ड नहीं है या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, फिर आपने ये करना है, दुकान की एक तस्वीर लेनी। कोशिश करें बाहर से लें जिसमें दुकान का नाम भी आ रहा हो और दुकान में जो चीज़ें पड़ी हैं वो भी आ रही हैं। तस्वीर लेके अपने आप को व्हाट्सएप पे सेंड करें। उसके नीचे आप लिख लें उस दुकानदार का नेम क्या है, मार्केट कौन-सी है और कितना एमओक्यू होता है उसके पास नॉर्मली, एक ही कार्टन रखा हुआ है या कुछ पीस हैं या बल्क में उसके पास होता है। कैटेगरी कौन-सी है ये भी लिख लें और उसके बाद लिख लें कि उस दुकानदार का बिहेवियर कैसा है। ये सब चीज़ें आप व्हाट्सएप पे सेंड कर लें, वो आपके पास डाटा सेव हो जाएगा और दुकानदार की पिक्चर भी आ जाएगी, दुकान दुकान की पिक्चर आ जाएगी, दुकानदार की पिक्चर नहीं लेनी, ठीक है? और ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएँगी। अब आप नेक्स्ट दुकान पे जाएँगे, वहाँ ए से कहानी शुरू करेंगे, ज़ेड तक लेके जाएँगे और सारा बायोडाटा लेके वापस आ जाएँगे। अब ये काम आपने हर दुकानदार के साथ करना है, ठीक है? हर दुकानदार के साथ यही काम करना है, उसका डाटा लेना है, उससे तारुफ करवाना है, गपशप करनी है और कोई एक आध जोक सुना देना है और फिर घूम-घुमा के वापस आ जाना। इस काम में आपका 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे या 1 हफ्ता लगेगा अगर मल्टीपल मार्केट्स में आप चले जाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे होलसेलर्स के नंबर आपके पास आ चुके होंगे, उनके पास आपका नंबर भी जा चुका होगा और उनका कॉन्टैक्ट आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इस दुकानदार के पास कौन-सी वैरायटी है, किस तरह का माल है, क्या प्राइस है, क्या बिहेवियर है, सारी चीज़ें आपके पास हैं। जब आप घर आएँ तो एक एक्सेल की शीट बनाएँ, वहाँ इन सारी चीज़ों को अपलोड कर दें। एक्सेल की शीट के अंदर जब आप ये सारा डाटा ऐड कर देंगे ना, तो यहाँ से आपका ऑटोमेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक आपके पास सिर्फ़ आप मार्केट में गए हैं और डाटा कलेक्ट किया है, आपको सिर्फ़ ये पता है कि कौन से माल के अंदर मार्केट के अंदर किस टाइप का माल पड़ा हुआ है, किस तरह की प्रोडक्ट पड़ी हुई है। ठीक हो गया? और इसमें आपका 1 हफ्ता गुज़र जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? जब आप इसके बाद दोबारा से वहाँ पे जाएँगे ना, जब आपका दूसरा, तीसरा, 5वाँ राउंड होगा उसी मार्केट, अब दुकानदार देख रहा है कि ये बंदा जो है हर 2 दिन बाद आता है, वो आपका चेहरा मुबारक हर दुकानदार को याद हो जाएगा। जैसे ही आप एंट्री मारेंगे, वो समझ जाएँगे कि ये वही बंदा है, जो आएगा, बातें-शातें करेगा, कुछ रेट पता करेगा और पतली गली से निकल जाएगा। प्रोडक्ट नहीं बाय करता है ये बंदा। फिर ख़ैर 1 हफ्ते के बाद जब दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता होगा, वो आपको कहना शुरू कर देंगे, "अहमद भाई, कुछ बाय भी कर लो, कभी कुछ ले भी लिया करो, रोज़ ही आ जाते हो माशाल्लाह। कोई घर का रास्ता तो नहीं गुज़रता इधर से?" ख़ैर वो हल्की-फुल्की बातें शुरू होंगी, वो आपको कहेंगे कि कुछ बाय भी करो। अलग़र्ज़ इस पूरे काम के अंदर आपका 1 महीना गुज़र जाएगा, जिसमें आप मार्केट विज़िट कर रहे हैं, प्रोडक्ट की प्राइस ले रहे हैं, कुछ समझ आ रही है, कुछ नहीं समझ आ रही। कुछ लोग जल्दी कुछ लोगों का कम टाइम गुज़रेगा, कुछ का 1 महीना गुज़र जाएगा। फिर आफ्टर 1 मंथ यानी ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ।
1 महीने के बाद वो मुबारक मौका आ जाएगा जिसमें आप कोई प्रोडक्ट बाय करें, क्योंकि आप टेस्टिंग कर रहे हैं, ड्राई टेस्टिंग भी चल रही है और कैंपेन्स भी रन कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो किसी पे कुछ अच्छी सेल्स आने लगी हैं, तो अब आपने एक्चुअली वो प्रोडक्ट बाय कर, जब आप उसी मार्केट में जाके किसी भी एक दुकानदार से बेशक थोड़े पीस बाय करें या ज़्यादा पीस बाय करें, जब आप एक प्रोडक्ट बाय कर लेंगे ना, तो बाकी दुकानदार भी देखेंगे कि ये बंदा अब लेना शुरू हो गया माल, ये प्रोडक्ट बाय भी कर रहा है, सही है। तो इससे उनका जो एतमाद है या उनका जो माइंडसेट है वो थोड़ा-सा इम्प्रूव हो जाएगा। फिर वो आपसे थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से पेश आएँगे। फिर एक के बाद दोबारा से जाके दोबारा से उसी दुकान से माल ले रहे होंगे या किसी और दुकान से थोड़ी-सी चीज़ें ले लेंगे, तो आपकी गुडविल थोड़ी और बेहतर हो जाएगी। अब आपने अगला महीना भी गुज़ार लिया, कुछ यूनिट्स लिए, कुछ बाय किए, कुछ शिप किए, कुछ आपका एक्सपीरियंस बना और कुछ आपको रिटर्न आ गए, तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। अब भी इस काम के अंदर टोटल 2 माह गुज़र चुके, ठीक है? अब इन 2 माह में कभी ऐसा होगा कि रिटर्न बहुत ज़्यादा आ जाएँगे, कभी ऐसा होगा कि प्रोडक्ट खराब निकल आएगी, वो क्वालिटी जो आपको चाहिए थी, आपको सप्लायर ने वो नहीं दी या खराब क्वालिटी दे दी या कोई और मसला हो गया प्रोडक्ट के अंदर, तो आपके पास क्लेम भी आने शुरू होंगे, शिकायतें भी आनी शुरू हो जाएँगी। ये सब मसले आपके साथ होंगे। एक बार जो जेल नहीं होती बालों को जो है वो बालों के लिए एक जेल थी, हमने वो बेची, 2 माह पहले की बात है। तो उस वक़्त कुछ ऐसा सिनेरियो बना कि मुझे खुद भी कॉल्स करनी पड़ रही थी, थोड़ी शॉर्टेज चल रही थी। टीम टीम मेंबर इतने नहीं थे ना, तो ख़ैर मैंने कॉल की, तो आगे से एक फीमेल थी। उन्होंने कहा कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है और उनको भेजा हुआ था, तो उनकी कॉल आई थी। उन्होंने कहा मैंने यूज़ किया है, इसने बिल्कुल फ़ायदा नहीं दिया। मैंने कहा देखें ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा फ़ायदा देती है, हमें किसी कस्टमर ने ऐसे नहीं कहा। एंड पॉसिबल है कि हर इंसान की स्किन और बॉडी जो है ना उसपे डिफरेंट तरह से केमिकल्स रिएक्ट करते हैं, तो आप पे कुछ और तरह से रिएक्ट कर गया होगा, किसी और पे यूज़ करके देख लें। घर में और भी फीमेल्स होंगी उनको ट्राई करें, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो आगे से उन्होंने कहा कि भई मैं जो है वो खुद ब्यूटी पार्लर वाली हूँ, मैं ब्यूटीशियन हूँ। और मैंने ये 2-3 लोगों पे ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ, ये इतनी रफ़ प्रोडक्ट है, इसने सब लोगों के बाल खराब कर दिए। अगर आप कहते हैं मैं आपको तस्वीर भेज देती, तो बात भी सही थी उनकी। और उसके अलावा भी उस प्रोडक्ट की कंप्लेंट्स आ रही थी और मुझे जो है वो 100% कन्फर्म हो चुका था कि ये प्रोडक्ट ही खराब है और इसने हर एक को ऐसे ही खराब कर, लेकिन क्या करें जब आगे से कस्टमर कंप्लेन करते हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते ना डायरेक्ट। अब फिर यहाँ पे कुछ लोग होते हैं वो नहीं मानते, कुछ लोग होते हैं वो रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करते जब बायर कह रहा होता है कि मैं ये प्रोडक्ट वापस करता हूँ, मुझे इसने फ़ायदा नहीं दिया, काइंडली आप ये वापस करें और मुझे मेरे पैसे वापस कर दें। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। लेकिन ऐज़ ए पाकिस्तानी और अच्छे पाकिस्तानी हमें वो प्रोडक्ट वापस करनी चाहिए और उसको पैसे भी वापस करने चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारा जो ब्रांड का नेम है वो ख़राब हो जाएगा, हमारे कस्टमर आहिस्ता-आहिस्ता ख़राब होने शुरू हो जाएँगे और ओवरऑल पाकिस्तान के जो बायर हैं वो ख़राब होंगे। फिर ऑनलाइन बाइंग कम होगी और वो ट्रस्ट नहीं करेंगे, ट्रस्ट कम हो जाएगा, तो हम सबके लिए यही मसला बनेगा ना, हम पूरी मार्केट को गंदा कर देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी कर देते हैं। और इसके अलावा कुछ और लोग हैं, नेक लोग, जो एक और तरीका भी इख्तियार करते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, हम भी करते हैं। तो आप लोगों को नहीं करना चाहिए वैसे। वो ये है कि जैसे मुझे उन्होंने कहा कि ये जो प्रोडक्ट है ये सही नहीं है, तो फिर आगे से अब पैसे भी वापस नहीं करने और कस्टमर को भी खराब नहीं करना और सारी चीज़ें हमने बहुत फिट रखनी है, तो फिर हम कहते हैं कि देखें, आपकी बात तो सही है। प्रोडक्ट के हमें नेगेटिव रिव्यूज़ आए हैं, हमने तो सिर्फ़ अभी कुछ ही यूनिट्स भेजे, नई प्रोडक्ट हमने लॉन्च ऐड की थी अपने कैटलॉग में ना। लेकिन क्या करें, नया-नया बिज़नेस शुरू किया था और शुरू में ही ऐसा हो गया है, पहले ही इतना लॉस हो गया है, हमें आइडिया नहीं था और फिर हर बंदा कह रहा है वापस करो, हमने तो 20 प्रोडक्ट वापस कर लिए हैं। और घर वाले भी कह रहे हैं कि कौन-सा ऑनलाइन काम शुरू किया है जिसमें नुकसान ही होता जा रहा है। तो मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई है। फिर आपने ऐसा कोई तरले मिन्नतें वाला काम शुरू करना है, रोना-धोना शुरू करना है कि जो बायर है वो कहे भई तू चुप कर, तुझे मैं ₹100 और दे देता हूँ, ठीक है? तो इससे जाके ना अपने घर वालों को खुश कर दे या अपना नुकसान पूरा कर। तो ये है एक स्टोरी कि आपने किसी भी तरह उसको कन्विंस कर लिया कि वो एग्री हो जाए। इवन के काफ़ी पहले की बात है, मैंने एक बायर को इस तरह से कन्विंस किया, तो वो एंड पे मुझे वापस करने आया था ना और वो मुझे एंड पे ये कह रहा था
कि आपके पास अगर कुछ और प्रोडक्ट्स हैं ना ऐसी यूनिक, तो वो भी मुझे भेजें, मैं उनको भी ट्राई करके देखूँ। तो ये सूरत हाल भी बन जाती। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है? वो मेनली हमें तभी पता चलता है जब हम उसको शिप कर देते हैं, बायर उसको यूज़ कर लेता है, और उसके बाद जो बायर्स के रिव्यूज़ होते हैं ना, वो ही बताते हैं कि ये प्रोडक्ट कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी नहीं है। और उसकी बेस पे हम फिर फैसला करते हैं कि हमने इसी सप्लायर से मज़ीद क्वांटिटी लेनी है, या सप्लायर को जाके क्लेम करना है, या दूसरे सप्लायर भी ढूँढने हैं, या जो भी काम करना है। तो ये होती है इसके पीछे पूरी कहानी। लेकिन इस तरह से गज़नी जो है वो कह रहे हैं, दिस इज़ नॉट द वे टू डू बिज़नेस। बिल्कुल ऐसे ही है, ये कोई वे नहीं है कि हम इस तरह से बिज़नेस करें। और हमें प्रोफ़ेशनली जो भी बैड रिव्यूज़ आते हैं या जो रिटर्न आते हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और उन्हें वापस लेना चाहिए, और उसके बिहाफ़ पे हमें उसकी जो अमाउंट है वो रिटर्न करनी चाहिए। अपने एंड पे हम ये कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की पहले प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन करें। आप एक प्रोडक्ट ले लें, एक यूनिट ले लें एज़ अ सैंपल, उसको लेके आएँ, उसको ट्राई करें, उसकी इंस्पेक्शन करें, जिस तरह से भी हो सकती है। अपनी पूरी कोशिश कर लें, अगर आप मुतमईन होते हैं, तब उसको आप कस्टमर को भी दे सकते हैं, और फिर उसमें कोई मसला नहीं है। अपनी तरफ से आपने पूरी एफर्ट करनी होगी। तो ये यहाँ तक वो मामला था जब आपके 3 माह गुज़र चुके होंगे सोर्सिंग करते हुए, प्रोडक्ट को सेल करते हुए, और उसके बाद जब इस तरह के प्रॉब्लम सामने आएँगे, तो मज़ीद आपके सामने जो सप्लायर्स होंगे वो रिफाइन होते जाएँगे। फिर आपको पता चल जाएगा कौन-सा जो सप्लायर है वो बहुत अच्छी क्वालिटी देता है और अपनी क्वालिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। कौन से सप्लायर ऐसे हैं जो हर तरह की प्रोडक्ट बेचते हैं, कौन-सा सप्लायर कितना झूठ बोलता है, कौन-सा सप्लायर कितने परसेंट सच बोलता है, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी। और इन सब चीज़ों को आपने अपनी उस एक्सेल शीट में ऐड करते जाना है जो आपने डे 1 को बनाई थी। उस एक्सेल शीट में आगे उनके रिमार्क्स भी देने हैं, 10 में से नंबर देना शुरू कर दें हर सप्लायर को। इस तरह मज़ीद जो डाटा है वो रिफाइन हो जाएगा। अब 3 माह के बाद जब चौथा महीना शुरू होगा, उसमें ये सारे काम भी हो चुके होंगे। आपके पास डाटा भी होगा, सप्लायर आपके साथ नंबर पे, फ़ोन पे कॉन्टैक्ट भी होगा उनका। तो अब आपने अगर किसी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है, तो फिज़िकल मार्केट में जाके उस तरह से आपको टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। आप जस्ट शीट ओपन करेंगे, आप देख लेंगे कि कौन-कौन से सप्लायर ये वाली प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। तो आपको वो वैसे भी याद होंगे। आप उन्हीं को फ़ोन करेंगे, उन्हें पूछेंगे क्या ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है? कि कितनी प्राइस में अवेलेबल है? तो जो सप्लायर है वो खुद ही आपको उसकी इमेज भी भेज रहा होगा, पैकेजिंग भी भेज रहा होगा, प्राइस भी बता रहा होगा, फ़ोन पे नेगोशिएशन भी कर लेंगे। फिर आप मार्केट का अगर विज़िट करेंगे तो स्पेसिफ़िक उसी 1-2 दुकान पे जाएँगे और अपना काम करके वापस आ जाएँगे। आहिस्ता-आहिस्ता आपका जो वक़्त है वो भी कम होता जाएगा, जो टाइम स्पेंड हो रहा है उसमें भी कमी आती जाएगी। सिस्टम एक अच्छा बन जाएगा, ऑटोमेशन पे चला जाएगा, अच्छे-अच्छे लोग आपको मिल जाएँगे। फिर आप सिर्फ़ उन्हीं के साथ बिज़नेस करेंगे जो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग नहीं होंगे, उनको आप माइनस करते जाएँ। तो ये है एक पूरा प्रोसीजर 4 माह का। अच्छा, 4 माह के बाद क्या होगा? 4 माह के बाद ये होगा कि जब आपके पास अच्छे लोग आ जाएँगे, आपका अच्छा बिज़नेस होगा, आप प्रोडक्ट को रन कर रहे होंगे। फिर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो चलते-चलते टिकटॉक उनको अलाउ नहीं कर रहा होगा। टिकटॉक तो पहले भी अलाउ नहीं कर रहा होगा, लेकिन आप चला रहे होंगे तो एक टाइम आता है जब वो आपका ऐड खुद ही बंद कर देता है या सस्पेंड कर देता है। या किसी प्रोडक्ट का सीज़न नहीं होगा, या कोई भी रीज़न हो सकती है। एक प्रोडक्ट आपके अकाउंट पे चल रही थी, अचानक से उसने चलना छोड़ दिया। उसकी सेल आना खत्म हो गई, या ड्रॉप हो गई, या कम हो गई। तो अब आपके पास जो इन्वेंटरी पड़ी हुई है, उसका आपने क्या करना? इन 4 महीनों में, साढ़े 4 महीनों में आपका इतना मार्केट के साथ रिलेशन बन चुका होता है कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, तो आप मार्केट में जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है वापस करनी है। तो सप्लायर उसमें से ₹50, ₹60, ₹70 कम करके नॉर्मली उस प्रोडक्ट को वापस रख लेते, क्योंकि उन्होंने तो वो बेच ही देनी है, उनकी निकल ही जानी है। तो आपके एंड से वो प्रोडक्ट को ले लेता है और अपने जो स्टॉक है उसके अंदर उसको ऐड कर लेता है, तो वो किसी और को दे देता है। अगर कोई बहुत ही किसी प्रोडक्ट का ट्रेंड डाउन हो चुका है और उस तरह से सेल्स नहीं आ रही, फिर भी वो उसमें ₹150 या इसके अराउंड अबाउट माइनस करके उसको वापस कर लेते हैं। तो ये होता है नॉर्मली इसका साढ़े 4-5 महीने का जर्नी, जिसमें सोर्सिंग इन सारी स्ट्रैटेजीज़ से गुज़र रही होती है। इनिशियली जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तब तो आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ चले जाते हैं, या थोड़े से यूनिट बाय करके किसी के पास 3PL कर लेते हैं और वहाँ से उसको शिप करवा रहे होते हैं।
ये 2 काम कर रहे होते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप खुद भी मार्केट से प्रोडक्ट लेके अपने पास रखते हैं और फिर उसको बायर को शिप करते हैं। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप ये आता है, जो कि थर्ड स्टेज है, उसमें आप चाइना से खुद भी नई-नई प्रोडक्ट्स को मँगवाना शुरू करते हैं और मार्केट में एक बिल्कुल नई प्रोडक्ट लेके आते हैं जो कोई बेच नहीं रहा होता और आप एक नया ट्रेंड क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है इसका ओवरऑल सिनेरियो। अब हम आपके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं इस सारी चीज़ों के बारे में। सर ब्लॉगर्स ने यम कम बहुत ईज़ी कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने काफ़ी ईज़ी कर दिया है। सर फीमेल्स ऐसे क्या इंट्रो करवाएँ? फीमेल्स भी बिल्कुल ऐसे ही इंट्रो करवाएँ कि मैं ऑनलाइन मेरे स्टोर्स हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो सेल करती हूँ। लेकिन मसला ये है कि जब आप उनको जाके ये कहते हो ना कि मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ, तो उनको लगता है कि ये पता नहीं कितना सेल कर रहा है, कितना इसका प्रॉफ़िट मार्जिन है, तो कंपैरेटिवली वो आपके लिए प्राइस को थोड़ा-सा हाई कर देते हैं। ऑनलाइन वालों के लिए उनकी प्राइस थोड़ी हाई हो जाती है दुकानदार की, इसलिए आपने उनको ये नहीं बताना कि मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ। कोशिश आपने ये करनी है, पहली बार जब शुरू में आप जाएँ कि आप उनको ये बताएँ कि मैं फ़िज़िकली सेल करता हूँ। हमारा औरतें भी तो काम करती हैं ना, उनके मुख्तलिफ़ इलाकों में अच्छे खासे स्टोर्स होते हैं, तो उनको आप ऐसे बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक प्रोडक्ट के मैक्सिमम कितने होलसेलर्स ढूँढें? अगर किसी के पास 8 से 10 कैटेगरीज़ हों, तो वो भी सेव कर ले एफबी ग्रुप के थ्रू। बिल्कुल ऐसा ही है, फेसबुक पे आपके पास जितने भी अच्छे सप्लायर्स मिलते हैं, आपको अच्छे लोग मिलते हैं, उन सबको भी आप एक्सेल शीट पे लेके आएँ, उनकी कैटेगरी लिखें, प्रोडक्ट टाइप लिखें, उनका बिहेवियर सारी चीज़ें लिखें, प्राइस लिखें, एवरेज होती है किस तरह की किस लेवल की चीज़ें होती हैं। उन सबको भी ऐड करें और वहाँ से भी उनको देखना शुरू करें। वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेसिफ़िक कर लें हर प्रोडक्ट के सप्लायर्स को। आपको इतनी प्राइस चाहिए कि आपके मार्जिन बन रहे हैं। मार्केट की जो भी सेलिंग प्राइस है, उसके हिसाब से आपने अपने मार्जिन्स बचा के वो प्रोडक्ट बाय करनी है। स्टार्टिंग के अंदर आपने ज़्यादा डीपली इन कामों में नहीं जाना कि मेरे बहुत ज़्यादा मार्जिन्स बन जाएँ या मुझे कम से कम प्राइस करवाते जाना है। आपने जस्ट ये देखना है कि आपके मार्जिन बन रहे हैं, मार्केट की सेलिंग प्राइस के हवाले से। तो अगर आपके अच्छे मार्जिन्स बन रहे हैं, तो आप जा सकते हैं और वो सप्लायर 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। सर एक सप्लायर से बात हुई थी, वो कह रहा था कि एडवांस पेमेंट करें, फिर स्टॉक भेजेंगे। किसी अननोन को कैसे एडवांस पेमेंट कर दें? डू वी हैव एनी थर्ड पार्टी हू कुड ऑथेंटिकेट और वेरीफाई सच सप्लायर्स? सप्लायर्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे आपसे एडवांस पेमेंट लेंगे और एडवांस पेमेंट लेने के बाद ही वो आपका प्रोडक्ट शिप करेंगे। अगर आपको कोई ऑथेंटिकेटर चाहिए, पर्सन चाहिए तो आप अगर कराची में हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। कराची के अंदर मैं आपको एक बंदा दे दूँगा, वो वेरीफ़ाई भी कर लेगा और सारी चीज़ें करके आपको बता देगा, तब आप उसको पेमेंट कर सकते हो। स्कोप ऑफ लोकल ई-कॉमर्स इन पाकिस्तान। भाई ये सवाल तो अजीब-सा लग रहा है। आप कराची मार्केट विज़िट करवा दें। जिस भाई ने कराची में मार्केट को विज़िट करना है, वो मुझे बता दे, एक दिन रख लेंगे। कराची में जो भी हमारे टीम मेंबर हैं, वो आपको सारी मार्केट घुमा देंगे, दुकानदारों से मिलवा देंगे। बल्कि कराची की जो मल्टीपल मार्केट्स हैं, उन सब में आपको ले जाएँगे और सारी चीज़ें करवा देंगे। स्टार्ट में कितनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए? स्टार्ट में आप लोग जब टेस्टिंग करोगे ना 3-4 प्रोडक्ट की आप टेस्टिंग कर लोगे, ठीक है? अगर उसमें से 1 प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट अच्छी चलती हैं, तो उन दोनों को आप चला दो, कोई मसला नहीं। 1-2 ही चलाओ, इससे ज़्यादा ना। इनिशियली जब आप मार्केट जाएँगे, प्रोडक्ट देखें देखने के लिए कि ट्राई रन करें तो लिस्टिंग के लिए डिटेल्स और पिक्चर्स कहाँ से लेंगे? ये सवाल तो आ जाएगा शॉपिफ़ाई स्टोर के स्टेज के ऊपर, लेकिन आप किसी भी स्टोर की पिक्चर्स, इमेजेस और सारा कंटेंट कॉपी करके अपने स्टोर पे लगा सकते हो, कोई मसला नहीं। कोई स्टोर उठाएँ, उसकी कॉपी करके लगा दें। प्लीज़ गाइड अबाउट ड्रॉप शिपिंग शॉपिफ़ाई। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप जैसे एचएससी है, एचसी है, लोकल बाबा है, इस तरह की और भी कुछ कम्युनिटीज़ हैं, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट कर लेते हो और वो आपके बिहाफ़ पे आपकी प्रोडक्ट को पिक, पैक और शिप कर रहे हो। बस आप उनको बता देते हो डेली बेसिस पे कि मेरे ये इतने ऑर्डर हैं, ऑर्डर नंबर देते हो और आगे नेम लिखते हो, नंबर लिखते हो, एड्रेस लिखते हो और डेट लिखते हो जब आप उनको ये डाटा प्रोवाइड कर रहे हो। तो वो एक शीट बनी होती है, उसके मुताबिक फिर वो आपकी प्रोडक्ट को शिप करते हैं, उनके पास प्रोडक्ट होती हैं, उन्होंने आपको बताया होता है कि ये प्रोडक्ट मेरे पास है।
सऊदी का कब स्टार्ट कर रहे हैं? सऊदी अरब का तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इंशाल्लाह इस वीक में। जो पाकिस्तान में नहीं है और पाकिस्तान में करना चाहते हो उनके लिए क्या तरतीब हो सकती है? जो लोग पाकिस्तान में नहीं है और पाकिस्तान में बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके लिए भी सेम तरीका है कि जो पाकिस्तान में हैं भी और किसी दूर के सिटी में हैं या छोटे सिटी में रहते हैं, जैसे वो बिजनेस करेंगे बिल्कुल ऐसे ही आप भी कर सकते हो। सोर्सिंग के जो कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं उनसे आप प्रोडक्ट बाय करें और 3PL की किसी से सर्विस ले लें या ड्रॉप शिपिंग कर लें इनिशियली। तो इन दोनों तरीकों के साथ आप सेल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई टेस्टिंग बहुत अच्छी चल रही है तो आप तो प्रोडक्ट बाय कर लें, उसमें कोई मसला नहीं है। सर डू यू चार्ज फॉर दिस सर्विस? भाई मैं किस सर्विस का चार्ज करना है, मेरे पास कौन सी सर्विस है? ऑथेंटिकेशन ऑफ सप्लायर। देखो ऑथेंटिकेशन ऑफ सप्लायर जो मुझे पता है वो आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, उसमें तो कोई सर्विस है ही नहीं। और अगर आप कहते हो कि फिजिकली कोई बंदा मार्केट में जाए और वहां जाके चेक करे कि वो जो सप्लायर है वो कैसा है, तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल काम है फिजिकली जाने वाला, तो जाने के जो एक्सपेंस होंगे अभी से वो चार्ज करेंगे। मैं आपको बंदा दे दूंगा, आप उससे नेगोशिएशन कर लेना। हमारे टीम मेंबर हैं कराची में, उनसे बात कर लेना। बाज़ औक़ात ये होता है कि नॉर्मली विजिट हो रहा होता है मार्केट का ना, या उनको आइडिया होता है तो वो आपको बता देंगे। अगर कोई स्पेशल कहीं दूर जाना पड़ेगा तो फिर तो मसला होगा। सर शॉपिफ़ाई के भी हब होते हैं, जैसे दराज का कोई काम करता है तो उसको शिप करवाता है। नहीं, नहीं, शॉपिफ़ाई का कुछ भी नहीं होता। शॉपिफ़ाई जस्ट आपको एक होस्टिंग प्रोवाइड करता है जहाँ आप वेबसाइट बना लेते हो। इसके अलावा शॉपिफ़ाई का कुछ भी नहीं है। शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग में कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है थ्रू सीजे ड्रॉप शिपिंग? अगर आपने सीजे में ड्रॉप शिपिंग करनी है, वो तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग होती है, कनाडा में होती है, यूरोप में होती है या यूएस में करनी है। उसके लिए कम से कम आपके पास 4000 2000 से $4000 तो होने चाहिए। सर एक बेसिक सवाल है, ड्रॉप शिपिंग शेरटन अलाउ किधर है? अलाउ है, ये तो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। प्लीज़ शेयर डिटेल्स ऑफ योर टीम मेंबर्स इन, हाँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो गाइज़ अब जो है वो एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। डिटेल्स सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, जो हमारे पास चीज़ें हैं वो भी सारी शेयर कर दूँगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा आप कोशिश ये करें कि अगर आप पंजाब में कहीं भी हैं तो लाहौर चले जाएँ, वहाँ की जो होलसेल की मार्केट है उसका विज़िट करें, दुकानदारों से पता करें। और जो मैंने आपको तरीके बताए हैं वो सारे फिज़िकल अगर आप नहीं अप्लाई कर सकते, तो एट लीस्ट आप ऑनलाइन लाज़मी उनको अप्लाई करें। जब आपने सप्लायर से बातचीत करनी है तो उसी तरह एक प्रोफ़ेशनल बिहेवियर से और एज़ अ एक्सपर्ट उनसे बातचीत करें और अच्छे तरीके से डील बनाने की कोशिश करें। जो मेन हब है पाकिस्तान के अंदर सोर्स करने के लिए या जहाँ पे प्रोडक्ट्स लैंड करती हैं पाकिस्तान में और सबसे कम प्राइस होती है वो कराची है। तो मेन सोर्सिंग तो कराची में ही होती है। व्हाट कैटेगरीज़ वुड यू सजेस्ट? सबकी सब कैटेगरीज़ अच्छी हैं। बस वो कैटेगरीज़ जो क्रीम वगैरह होंगी या ब्यूटी की इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एक तो टिकटॉक अलाउ भी नहीं करता उनको और दूसरा उनमें मसले भी बहुत आते हैं। सर एक प्रोडक्ट दराज़ और बाकी वेबसाइट्स पर 400 की सेल हो रही है और मुझे वो सप्लायर से 220 की मिल रही है। अगर कोई प्रोडक्ट शॉपिफ़ाई के स्टोर के ऊपर 400 की सेल हो रही है, तो आपने उसको सेल ही नहीं करना। 1500 से कम कोई प्रोडक्ट आपने सेल नहीं करनी। 1500 से कम कोई प्रोडक्ट आपने सेल ही नहीं करनी, ठीक है? आप कोशिश करें 2000 या इससे ऊपर की प्रोडक्ट सेल करें। और सर लोकल शॉपिफ़ाई में कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है? लोकल शॉपिफ़ाई के अंदर पाकिस्तान में आप 2 लाख से भी कर सकते हैं, 2.5 लाख से। 2 से 2.5 लाख में आप आसानी से कर सकते हैं। स्टार्ट तो थोड़े ही पैसों से हो जाएगा, 20,000 50,000 से भी आप कर लोगे आराम से। लेकिन 2 ढाई लाख होगा तो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकोगे, टेस्टिंग पे जो अमाउंट वगैरह स्पेंड होगी उसको आप अच्छे तरीके से देख सकोगे, आपको मसला नहीं होगा। ठीक है? ठीक है गाइज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में और नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हम कर लेंगे शॉपिफ़ाई स्टोर क्रिएशन पर। सर मुझे अपनी शॉपिफ़ाई स्टोर की प्रोडक्ट को टिकटॉक पर मार्केट करवाना है, कैन यू हेल्प? यही काम तो हम सिखा रहे हैं भाई। वहाँ तक पहुँच जाएँगे इंशाल्लाह, हेल्प खुद ही हो जाएगी, थोड़ा-सा टाइम रह गया है। सर हमें नॉर्मली जो शॉपिफ़ाई के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यूनिक प्रोडक्ट्स मिलती हैं, वो सप्लायर्स के पास नॉर्मली होती नहीं है। सप्लायर्स के पास नहीं होती तो फिर जो है वो आप चाइना से मँगवा लें। इनिशियली आपने कोई प्रोडक्ट चाइना से नहीं मँगवाना, ठीक है? मैंने वैसे ही कहा है।
स्टार्टिंग में नहीं मंगवानी, स्टार्टिंग में उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ काम करें जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, एक्सपीरियंस गेन कर लें और अच्छी तरह से सेल्स वगैरह कर लें, आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। वो बहुत बाद का स्टेप है कि आप चाइना की तरफ जाएं। लोकली मिल जाती हैं, बस थोड़ी ढूंढनी पड़ती हैं। सर तो शॉपिफाई पर लोग 1500 से 2000 की प्रोडक्ट सेल होती हैं, क्योंकि दराज पर कोई नहीं बाय करता। बिल्कुल शॉपिफाई पे बाय करते हैं लोग, और वो सेल भी होती हैं। इवन दराज के ऊपर जो प्रोडक्ट 400 की बिक रही होती है, शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर 1500 2000 की नॉर्मली वो बिक रही होती है। जो कैसे में बिजनेस कर रहे हैं वो साथ में लोकल शॉपिफाई की क्या लिखा हुआ है कर सकते हैं, या एक चीज पे फोकस करें। उनको चाहिए वो सिर्फ कैसे में करें, कैसे मजेदार मार्केट है और आसान मार्केट है, और आपने अब नया स्टार्ट करना है तो ऑब्वियसली आप दो जगहों पे फोकस करोगे तो आप आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप एक ही जगह करें और सिर्फ कैसे में करें, पाकिस्तान में ना करें। पाकिस्तान में ज़हनी टेंशन इतनी होती है, वो आप ना पाकिस्तान में होगा फिर ना कैसे में होगा, क्योंकि दोनों चीज़ों को लेके चल रहे हो। तो सिर्फ कैसे में करें, कैसे अच्छी मार्केट है, वहाँ मेहनत भी आपको थोड़ी करनी पड़ेगी इनिशियली। थैंक यू गाइस, चला मिलते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।